सुस्वागतम। वेलकम। एक बार फिर स्वागत है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लासेस में। चैप्टर हमारा चल रहा है फोर्थ, और क्वेश्चंस हम लोग इसमें कर रहे थे, वही क्वेश्चंस करेंगे आगे कंटिन्यू। यूनिट नंबर 7 है ये। क्वेश्चन नंबर 31। The difference in literacy rates between males and females are narrowing, satisfying a positive development in gender equality. Still, the need to promote education for women in India is imminent. Do you agree with the given statement? Give valid reasons in support of your answer. पहले के कंपैरिजन में मेल्स और फीमेल्स का जो लिटरेसी रेट है उसमें अंतर कम हुआ है, लेकिन ये भी उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अर्थात इसे और फैलाने की आवश्यकता है और ज़्यादा लोगों को जागरूक बनाने की आवश्यकता है इस बारे में कि अभी भी फीमेल लिटरेसी रेट काफ़ी कम है। इसी के पीछे हमें रीज़न देना है। द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, नो डाउट। द जेंडर इक्वालिटी is better than before as revealed from the following data. ये हमें डेटा गिवन है 1990 का और 2015 का। एडल्ट लिटरेसी रेट मेल फीमेल 1990 में आउट ऑफ 100 62 मेल्स पढ़े लिखे हुआ करते थे और फीमेल्स आउट ऑफ 100 38। 2015 में मेल्स 81 फीमेल्स 63। तो 1990 को अगर देखें तो 2015 में डिफरेंस कम हुआ है। ये बात तो सही है और ये सेटिस्फैक्टरी भी है, लेकिन अभी भी अंतर ज़्यादा है। पहले से अंतर घटा है, ये बात अच्छी है, लेकिन अभी भी अंतर ज़्यादा है। यानी कि हमें और ज़्यादा लोगों को जागरूक बनाना चाहिए फीमेल लिटरेसी के संबंध में। स्टिल देयर इज अ नीड टू प्रमोट वुमेन एजुकेशन इन इंडिया ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स, और ये रीजन्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। टू इम्प्रूव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, ज़रूरत है कि औरतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए, और वो तभी होगा जब वो एजुकेटेड होंगी। साथ में उनका सोशल स्टेटस भी ऊंचा हो जाएगा अगर वो पढ़ेंगी लिखेंगी। पॉइंट नंबर 2, वुमेन एजुकेशन मेक्स अ फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी रेट एंड हेल्थ केयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। वुमेन्स फर्टिलिटी रेट फेवरेबल होगा। फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है? फर्टिलिटी रेट मीन्स एवरेज एक औरत के कितने बच्चे होते हैं, दैट इज नोन एज फर्टिलिटी रेट। और अगर फर्टिलिटी रेट फेवरेबल होगा तो जच्चा और बच्चा यानी कि मां और बच्चा जो होगा उन दोनों की हेल्थ अच्छी होगी। Therefore, we cannot be complacent about the upward movement in the literacy rates. यानी कि लिटरेसी रेट में जो अंतर घटा है और औरतों का जो लिटरेसी रेट बढ़ा है, इसको देखकर बिना मतलब खुश होने की आवश्यकता नहीं है। एंड वी हैव माइल्स टू गो इन अचीविंग 100% एडल्ट लिटरेसी रेट। अभी हम लोग मीलों दूर हैं, चाहे वो मेल्स का देख लो और चाहे फीमेल्स का देख लीजिए। मेल्स भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। आउट ऑफ 100 केवल 81 और फीमेल्स 63। ये है 2015 का डेटा। तो अभी भी 100% एडल्ट लिटरेसी प्राप्त करने में हम बहुत दूर हैं। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 32, critically appraise the growth of education sector in India during 1952 to 2014. Critical appraisal of the growth of education sector in India during 1952 to 2014, यानी कि हम लोग इस चीज़ को चेक करेंगे लेकिन आलोचना के साथ कि एजुकेशन सेक्टर में क्या बदलाव आया है लगभग आज़ादी से लेकर अब तक। पॉइंट नंबर 1, इनएडिक्वेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट को रिकमेंड किया गया था 1964 में कि 6% जीडीपी का खर्च करना है एजुकेशन पर। द एजुकेशन कमीशन 1964 had recommended that at least 6% of GDP be spent on education so as to make a noticeable rate of growth in the educational achievement। अर्थात कम से कम 6% खर्च करना था ताकि हम लोग एजुकेशनल अचीवमेंट में विकास कर सकें। द तपस मौजदार कमेटी 1998 estimated an expenditure of around rupees 1.37 lakh crores over 10 years। एक कमेटी बनाई गई, तपस मौजदार कमेटी, जिसने पता लगाया कि गवर्नमेंट ने 10 सालों में खर्च किए हैं केवल 1.37 लाख करोड़, और ये टाइम पीरियड था 1998 टू 99 से लेकर 2006-07 तक। टू ब्रिंग ऑल इंडियन चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 अंडर द प्रीव्यू ऑफ स्कूल एजुकेशन, ताकि 6 से लेकर 14 साल तक के हर एक बच्चे को स्कूल एजुकेशन दी जा सके। सरकार ने पैसा खर्च किया 1.37 लाख करोड़ 10 सालों में। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया हैज़ बीन अ वॉफुल फेलियर। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया ये सफलता दिलवाने वाला नहीं था, बल्कि इससे हमारी सरकार फेल हो गई। कंटिन्यूड, यही चलेगा भी क्वेश्चन काफ़ी लंबे समय तक। टॉपिक ही इस प्रकार का है, ये इसे डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। In 1952, we were spending a measure of 0.64% of our GDP on education, that rose to only 4.13% in 2014। एजुकेशन कमीशन ने रिकमेंड किया था 6% ऑफ जीडीपी, एटलीस्ट 6%, लेकिन 1952 में खर्च हुए थे केवल 0.64% ऑफ आवर जीडीपी, अप्रॉक्सीमेटली 1% से भी बहुत ज़्यादा कम। और 2014 में जाकर ये हुआ 4.13%, अप्रॉक्सीमेटली 4% ही है ये। दिस हैज़ फॉलन वेल शॉर्ट ऑफ 6% टारगेट, जो कि बहुत कम है 6% टारगेट से, एज प्रपोज बाय द एजुकेशन कमीशन 1964 to 66। Education expenditure as percentage of total government expenditure increased from 7.92 to 15.7 during 1952 to 2014। ये एक्सपेंडिचर हमें दिखाई दिया कि पहले से काफ़ी बड़ा है। ये लाख करोड़ में है, ये अमाउंट जो लिखा है ये लाख करोड़ में है। 1952 में खर्च हुए थे 7.92 लाख करोड़ और 2014 में खर्च हुए थे 15.7 लाख करोड़। मोर ओवर, थ्रू आउट दिस पीरियड द इंक्रीज इन एजुकेशन एक्सपेंडिचर हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म। लेकिन इन दोनों टाइम पीरियड्स के बीच ये जो एक्सपेंडिचर था गवर्नमेंट का, ये यूनिफॉर्म नहीं रहा कभी भी। कभी ज़्यादा किया खर्च, कभी बहुत कम किया, कभी ज़्यादा किया, एंड देयर हैज़ बीन इरेगुलर राइज और फॉल। और इसी वजह से इसमें हमें इरेगुलर राइज या फॉल दिखाई दिया गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में। पॉइंट नंबर 2, हायर एजुकेशन अ फ्यू टेकर्स।
ये बात पहले भी आपको बताई गई है कि हायर एजुकेशन लेने वाले हमारे देश में बहुत कम लोग हैं। लो लेवल पर काफ़ी लोग एडमिशन लेते हैं, 10th क्लास भी काफ़ी लोग एडमिशन लेते हैं 10th क्लास में, 12th में भी होते हैं एडमिशन्स, लेकिन हायर लेवल पर उतने एडमिशन्स नहीं होते जितने स्कूलिंग लेवल पर होते हैं। यानी कि इसका मतलब यही निकलता है कि अधिकतर स्टूडेंट्स हमारे देश में ऐसे हैं जो पढ़ाई को बीच में ही छोड़ रहे हैं, और इस संबंध में गवर्नमेंट कोई कदम नहीं उठा रही। नेक्स्ट, यही कंटिन्यू होगा भी क्वेश्चन। मोर ओवर द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड यूथ्स इज द हाइएस्ट। क्योंकि या तो स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन ले ही नहीं रहे, और अगर ले भी रहे हैं तो उनका मकसद एजुकेशन प्राप्त करना नहीं है बल्कि केवल डिग्री हासिल करना है, और डिग्री हासिल करने से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। एज पर NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, as per NSSO data in 2011-12, the rate of unemployment among youth males who studied graduation and above in rural areas was 19%. ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग जो ग्रेजुएशन कर रहे थे वो केवल 19% थे। यानी कि अगर 100 बच्चे हैं जो कि कॉलेज में होने चाहिए अपनी एज के हिसाब से, उनमें से केवल 19 स्टूडेंट्स कॉलेज में थे, बाकी सब ने इसका मतलब पढ़ाई छोड़ दी थी। एंड इन अर्बन एरियाज इट वाज 16%, और शहरों में केवल 16% लोग थे जो हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे। इसका मतलब आउट ऑफ 100 84 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 12th के क्लास के बाद हायर लेवल पर एडमिशन नहीं लिया, अपने आप को एनरोल नहीं कराया कॉलेज में। The most severely affected were young rural females graduates, as nearly 30% of them are unemployed. सबसे ज़्यादा खराब हालत थी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली फीमेल्स की, फीमेल ग्रेजुएट्स, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन तो कर ली, लेकिन उनमें से 30% फीमेल्स ऐसी थी जिन्हें कहीं कोई काम नहीं मिला। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस ओनली about 3 to 6% primary level education youth in rural and urban areas were unemployed. तो कुल मिलाकर 3 से 6% प्राइमरी लेवल एजुकेशन यूथ ऐसा था शहर में भी और गांव में भी जिसको काम नहीं मिला, अर्थात काम करने की इच्छा है लेकिन नौकरी नहीं मिली। Therefore the government should increase allocation for higher education. इसलिए फिर गवर्नमेंट ने कदम उठाए और रिसोर्सेज को इस प्रकार से यूज़ किया ताकि हायर एजुकेशन ज़्यादा ली जाए देश में, एंड ऑल्सो इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। और देश में जितने भी हायर लेवल की स्टडीज़ करवाने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर पैसा भी खर्च किया, उनको इम्प्रूव किया पहले से, सो दैट स्टूडेंट्स आर इम्पार्टेड एम्प्लॉयबल स्किल इन सच इंस्टीट्यूशंस, ताकि स्टूडेंट्स को वहाँ पर इस प्रकार की पढ़ाई कराई जाए कि उनके स्किल्स डेवलप हों और उन्हें काम मिले। दैट मीन्स वोकेशनल एजुकेशन। पॉइंट नंबर 3, रीजनल डिफरेंसेस इन एजुकेशनल अटेनमेंट। रीजन वाइज भी बहुत अंतर हमें दिखाई देता है एजुकेशन में। जैसे कि बिहार में और हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, ज़मीन आसमान का अंतर है। इन 2014-15 द पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन डिफर्स कंसिडरेबली अक्रॉस स्टेट्स फ्रॉम एज हाई एज ₹34,651 in Himachal Pradesh to as low as ₹4,088 in Bihar. That means एक व्यक्ति की एलिमेंट्री एजुकेशन पर हिमाचल प्रदेश की सरकार खर्च कर रही है अप्रॉक्सीमेटली 34 to 35,000 और बिहार में ये खर्च हो रहा है केवल 4,000।
दिस लीड्स टू डिफरेंसेस इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड अटेनमेंट्स अक्रॉस स्टेट्स। इसी से पता चल जाता है कि बहुत ज़्यादा अंतर है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के मामले में और एजुकेशनल अचीवमेंट्स प्राप्त करने में। स्टेट्स वाइज बहुत भारी अंतर है। कोई स्टेट बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है, कोई स्टेट बहुत ज़्यादा कम खर्च कर रहा है। पॉइंट नंबर 4, एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम। दो लिटरेसी रेट्स फॉर बोथ एडल्ट्स एज वेल एज यूथ हैव इंक्रीज्ड। हाँ, पहले के कंपैरिजन में लिटरेसी रेट बढ़ा है, एडल्ट्स में भी और यूथ में भी। स्टिल द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन इंडिया इज एज मच एज इंडियाज पॉपुलेशन वॉज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन अभी भी भारत में इतने लोग इलिटरेट हैं जितने की हमारी जनसंख्या हुआ करती थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी के समय हमारे देश की जनसंख्या अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 करोड़ के बीच में थी और इस टाइम अभी भी देश में इतने ही लोग इलिटरेट हैं। यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल अभी भी ये दूर का सपना है, इसमें भी बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। In 1950, when the Constitution of India was passed, 1950 में जब भारत का संविधान बना था, it was noted in the directive principles of the Constitution that the government should provide free and compulsory education for all children up to the age of 14 years within 10 years from the commencement of the Constitution। तब यह प्लान बनाया गया था कि देश में 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी और ये लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा अगले 10 सालों में। हैड वी अचीव्ड दिस? क्या हमने इसको अचीव किया था? वी वुड हैव 100% लिटरेसी बाई नाउ। अभी तक भी 100% लिटरेसी आई नहीं है देश में। आएगी, कब आएगी? इन द ईयर 1951 ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो वॉज फाउंड टू बी 43%। 1951 में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का मतलब टोटल पॉपुलेशन में से जो लोग एडमिशन लेने के लिए अपने आप को स्कूल्स में या कॉलेजेस में एनरोल कराते हैं वो केवल 43% थे। यानी कि 100 में से केवल 43 ऐसे थे जो कि पढ़ना चाहते थे या उनके घर वाले उनको पढ़वाना चाहते थे। बाकी 57 आउट ऑफ 100 ना तो एडमिशन लेते थे और ना ही वो पढ़ना चाहते थे। प्रेजेंटली इट इज फाउंड टू बी मोर देन 100%। अब यहां पर थोड़ी हंसी वाली बात है कि मोर देन 100% कैसे हो सकता है? ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% है, बात समझ में आती है, लेकिन मोर देन 100% कैसे? अब इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है यहां पर। हाउ कैन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बी मोर देन 100%? ये कैसे हो सकता है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 100% से ज्यादा हो जाए? यस, इट हैज हैपेंड बिकॉज इन आवर कंट्री लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स even beyond the age group of 6 to 14 years enroll themselves for elementary education। क्योंकि ये जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है ये 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों का निकाला जाता है कि जो हमारे देश में बच्चे हैं 6 to 14 ईयर्स, उनमें से कितने % बच्चे पढ़ रहे हैं या उन्होंने एडमिशन लिया है, अर्थात अपने आप को स्कूल्स में एनरोल कराया है। लेकिन हमारे देश में जो लोग इस एज के बियॉन्ड हैं, अर्थात या तो 6 साल से छोटे हैं या 14 साल से बड़े हैं, वो भी अपने आप को एनरोल करा रहे हैं स्कूल्स में और कॉलेजेस में, जिसकी वजह से ये जो परसेंटेज है ये 100% से ऊपर निकल के आ रहा है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का फॉर्मूला फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन है ये, अर्थात उन बच्चों के लिए जिनकी एज 6 to 14 ईयर्स होती है। फॉर्मूला है इसका, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14। यानी कि हमारे देश में
जितने भी बच्चे हैं 6 से लेकर 14 साल तक के, उनमें से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने एनरोल कराया है, अर्थात एडमिशन लिया है स्कूल्स में एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, जिससे निकल के आता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। और फिलहाल ये मोर देन 100% है, क्योंकि जो बच्चे 6 से लेकर 14 साल के बीच में नहीं हैं वो भी अपने आप को एनरोल करा रहे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, डिफाइन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। Human capital formation is the process of acquiring and increasing the number of persons who have skill, education and experience which are essential for the economic and political development of a country. That means हमारे देश में वो लोग जिनके पास स्किल्स, एजुकेशन और एक्सपीरियंस है, जब उनकी संख्या बढ़ती है तो ये जो प्रोसेस है जिससे कि देश में संख्या बढ़ रही है ऐसे लोगों की जिनके पास स्किल्स हैं, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, और ये ज़रूरी है देश के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, तो यही कहलाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आसान भाषा में कह सकते हैं एडिशन टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। बिल्कुल इजीएस्ट टर्म में एडिशन टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यानी कि देश में ऐसे लोगों का बढ़ना जिनके पास स्किल्स हैं, एक्सपर्टाइज है, उनके पास नॉलेज है, एजुकेशन है, तो यही कहलाएगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट? ह्यूमन डेवलपमेंट is based on the idea that education and health are integral to human well-being। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत जो एजुकेशन और हेल्थ व्यक्ति की अच्छी होनी चाहिए वो तो इंसान के भले के लिए होना चाहिए, क्योंकि उसमें उसकी खुद की भलाई है। बिकॉज ओनली व्हेन पीपल हैव द एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड द एबिलिटी टू लीड अ लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ they will be able to make other choices which they value। That means हमें एजुकेशन और हेल्थ पर इसलिए पैसा नहीं खर्च करना क्योंकि हमारी देश की प्रोडक्टिविटी बढ़े या देश का विकास हो, बल्कि इसमें तो व्यक्ति का खुद का विकास है। यह है ह्यूमन डेवलपमेंट कि व्यक्ति का इसमें खुद का विकास होगा, उसका खुद का वेलबींग होगा इसके अंदर, और तभी वो ज़्यादा लंबे समय तक हेल्थी लाइफ जी पाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन 35, माइग्रेशन लीड्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हाउ? माइग्रेशन से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इट इज़ ट्रू दैट माइग्रेशन लीड्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर व्यक्ति एक क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चला जाए या एक देश छोड़कर दूसरे देश में चला जाए तो इससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर असर पड़ता है, अर्थात ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है इससे देश के अंदर, क्योंकि इससे लोगों की इनकम बढ़ जाती है, उनके स्किल्स बढ़ जाते हैं। दिस इज बिकॉज पॉइंट नंबर 1, दोज हु आर अनएम्प्लॉयड गेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एक्चुअलाइजिंग देयर स्किल्स। अर्थात वो लोग जिनके पास अभी नौकरी नहीं है, हो सकता है कि क्षेत्र चेंज करने के बाद अगर व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में चला जाए तो उसके जो स्किल्स बेकार जा रहे थे वो काम आ जाएंगे, उसके पास अब एक नई अपॉर्चुनिटी होगी जॉब प्राप्त करने की। एंड पॉइंट नंबर 2, दोज हु आर अंडर एम्प्लॉयड उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसमें क्षमता है 50,000 कमाने की लेकिन कमा रहा है 10,000 या 15,000। दोज हु आर अंडर एम्प्लॉयड गेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर स्किल्स। और जो लोग कम कमा रहे हैं अपनी क्षमता के अनुसार क्योंकि उन्हें काम मिल ही नहीं रहा,
काम मिलना चाहिए 8 घंटे के लिए पर डे, काम कर रहे हैं वो 2 घंटे 3 घंटे मजबूरी में, बाकी उनके पास काम ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग अनएम्प्लॉयड तो नहीं कह सकते, काम तो वो कर रहा है लेकिन वो कम कमा रहा है, कम काम कर पा रहा है। अगर वो व्यक्ति माइग्रेट कर दे, अर्थात एक क्षेत्र छोड़ के, गांव को छोड़कर शहर में आ जाए, तो इससे उसके जो स्किल्स थे जो अब तक अंडर यूटिलाइज्ड थे, अब वो फुल यूटिलाइज होने शुरू हो जाएंगे। इन अ मार्केट इकोनॉमी, माइग्रेशन ऑफर्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज ऑफ हायर सप्लाईज ऑफ स्किल corresponding टू हायर वेजेस। मार्केट इकोनॉमी का मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें हर चीज़ डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तनख्वाह इतनी कम क्यों है लोगों की, मजदूरी इतनी कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है लेबर की। और शहरों में लेबर इतनी महंगी क्यों है? क्योंकि शहरों में डिमांड ज़्यादा है लेबर की लेकिन इतनी सप्लाई नहीं है। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति शहर में आता है, माइग्रेट करता है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं कि उसको ज़्यादा वेजेस मिल सकती हैं। मिलेंगी इस बात की गारंटी नहीं है लेकिन मिल सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट आर द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आर, पॉइंट नंबर 1, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ये सोर्सेज हैं जिससे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ सकता है, पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबल सोर्सेज हैं। व्यक्ति को एजुकेशन पर पैसा खर्च करना चाहिए, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, हेल्थ पर पैसा खर्च करना चाहिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर पैसा खर्च करना चाहिए, स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स पर पैसा खर्च करना चाहिए, माइग्रेशन पर पैसा खर्च करना चाहिए, एंड पॉइंट नंबर 6, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, ताकि जॉब मार्केट्स के बारे में और अदर मार्केट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लगातार मिलती रहे। लगातार हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी तभी हम लोग जागरूक रहेंगे और ज़्यादा तनख्वाह पा पाएंगे, अर्थात हमारे रेमुनरेशंस ज़्यादा होंगे। क्वेश्चन नंबर 37, ब्रेन ड्रेन इज अ सीरियस बॉटलनेक कॉन्स्टेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रोथ प्रोसेस इन इंडिया। कमेंट। जो लोग हमारे देश में पढ़ते हैं लिखते हैं लेकिन जब पैसा कमाने की बारी आती है तो देश छोड़कर चले जाते हैं, यही कहलाता है ब्रेन ड्रेन। और ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसी बारे में हमें कमेंट करना है। ब्रेन ड्रेन रिफर्स टू माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड मैन पावर टू डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। देखो, माइग्रेशन अच्छा होता है लेकिन देश के अंदर, देश के बाहर थोड़ी जाना है। देश के बाहर चले जाओगे तो हमारे देश का तो ह्यूमन कैपिटल घट जाएगा। और ये वो लोग हैं जो अगर देश में रुक जाते तो देश का तो भला होता ही होता, साथ में न जाने और कितने ज़्यादा लोगों को अपना ज्ञान देते। लेकिन जब ये लोग देश से चले जाते हैं तो ह्यूमन कैपिटल का स्टॉक भी घट जाता है और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज भी घट जाती हैं। ऑब्वियसली दे माइग्रेट फॉर ग्रीनर पॉस्चर्स, दैट मीन्स हायर वेजेस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टाइल। वो लोग जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ जाके तो मज़े आ जाएंगे, विदेश जाके इतना पैसा मिलेगा और वहाँ की तो लाइफ स्टाइल ही अलग है। इंडिया में वो लाइफ स्टाइल नहीं मिल पाएगा, उतना पैसा नहीं मिल पाएगा, इसलिए ये लोग इंडिया छोड़कर चले जाते हैं। दोज हु माइग्रेट इंक्लूड, जो लोग जाते हैं उनमें कौन कौन जाता है? अधिकतर साइंटिस्ट जाते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं, डॉक्टर्स, एजुकेशनलिस्ट्स, और आजकल तो लेबर भी जा रही है। अधिकतर लेबर ऐसी आपको देखने को मिलेगी कि मालूम पड़ा वो दुबई गई है काम करने के लिए, सऊदी अरेबिया गई हुई है काम करने के लिए। दीज आर द पीपल ऑफ हाई कैलिबर। खासकर ये लोग साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एजुकेशनलिस्ट्स, ये वो लोग हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कैलिबर था। माइग्रेशन ऑफ सच पीपल इज अ सीरियस बॉटलनेक इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, जिसकी वजह से इंडिया में ह्यूमन कैपिटल का स्टॉक जो बढ़ना चाहिए था समय के साथ साथ वो उतना नहीं बढ़ पाता है। वी नो स्किल इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ ग्रोथ।
हमें पता है कि व्यक्ति के अंदर अगर स्किल होगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है विकास करने के लिए। लॉस ऑफ स्किल कॉजेज अ डेंट इन द प्रोसेस एंड पेस ऑफ ग्रोथ। लेकिन अगर हमारे देश से स्किल्स घट रहे हैं, क्यों घट रहे हैं स्किल्स? क्योंकि जिनके पास स्किल्स है वही लोग चले जाते हैं, तो ये एक धब्बा पड़ जाता है हमारे देश के विकास पर, डेंट पड़ जाता है। डेंट का मतलब जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, डेंट लग जाता है ना, गाड़ी दब जाती है, फिर उसकी वो कीमत नहीं रहती। सेम ऐसे ही हमारे देश की ग्रोथ पर भी असर पड़ता है जब लोग देश छोड़कर चले जाते हैं। तो माइग्रेशन अच्छा है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि ब्रेन ड्रेन हो जाए और हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल बढ़ने की बजाय कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम? यानी कि अगर देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो ये सहायक होगा लोगों की गरीबी और अमीरी के बीच जो अंतर है उसे कम करने में। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो कम हो जाएगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। हायर द रेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रेटर वुड बी द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। अगर लोगों के पास स्किल्स ज़्यादा होंगे, देश में एक्सपर्टाइज ज़्यादा होगा और वो लगातार समय के साथ साथ बढ़ रहा होगा, तो व्यक्ति अपना ज़्यादा योगदान दे सकेगा देश के डेवलपमेंट में, और इसे ही बोलते हैं रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। इंक्रीज इन द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन वुड लीड टू इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वेजेस इन नेशनल इनकम। जब इन लोगों का योगदान बढ़ेगा तो जो नेशनल इनकम है उनमें लोगों का वेजेस में हिस्सा भी बढ़ेगा। अकॉर्डिंगली इनइक्वालिटी वुड रिड्यूस, जिसकी वजह से जो इनइक्वालिटी है वो अपने आप कम हो जाएगी। अर्थात अमीरी और गरीबी के बीच जो अंतर है वो कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलिटी रेट? एवरेज एक औरत के कितने बच्चे होते हैं, यही कहलाता है फर्टिलिटी रेट। इट इज एक्सप्रेस्ड एज चिल्ड्रन पर वुमेन। यानी कि अगर एक औरत के केवल 2 ही बच्चे हैं और एक औरत ऐसी है जिसके 5 बच्चे हैं, तो फर्टिलिटी रेट ज़्यादा किसका हुआ? 5 वाली का। फर्टिलिटी रेट कम होना चाहिए देश में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, और वो पढ़ी लिखी औरत के द्वारा ही किया जा सकता है। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। लगातार वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए, ताकि टॉपिक्स आपके दिमाग में बैठ जाए परमानेंटली। जितनी ज़्यादा बार आप वीडियोस को देखेंगे उतनी ज़्यादा बार टॉपिक्स आपके दिमाग में बैठते जाएंगे, लेकिन लिख लिख कर भी उनको देखना है। क्वेश्चन देखिए, वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, पॉज कर दीजिए और खुद उसका आंसर लिखिए, और फिर चेक कीजिए आपने कितने हद तक उस आंसर को सही लिखा है या गलत लिखा है। एक प्रकार से खुद अपने आप का मॉक टेस्ट लीजिए आप। थैंक यू।